दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गोत्र क्या है। आप सभी गूगल में सर्च करते हैं हमारा गोत्र क्या है। अपना गोत्र अगर पता करना है तो हम कैसे पता करें, तो इसीलिए आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन अपनी अगली पीढ़ी तक और अन्य लोगों तक भी आप जरूर पहुंचा सके। ये हम सभी का दायित्व है। और एक चैलेंज हम लोगों के लिए, अगर आपको अपना गोत्र पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि गोत्र सभी को पता होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ये बातें क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि गोत्र है क्या चीज़। तो हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य जितने भी हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं। एक समान मनुष्य समाज द्वारा जितने भी नियम और नीति बनाए गए हैं, नियम बनाए हैं, उसका पालन करके समाज में रह सकता है। समाज की ज़रूरत भी इसी सब के लिए पड़ी, क्योंकि मनुष्य जो है उसका जीवन बिना समाज के है नहीं। नागरिक शास्त्र की बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आपको लिखा हुआ यही मिलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गोत्र भी प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाया गया रीति रिवाज का हिस्सा है, जो कि ये निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किसी पूर्वज में से किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मुख्य रूप से किसी एक पूर्वज से जुड़े हुए हैं। गोत्र का मतलब पिता के पिता के पिता। जी हाँ, ये वंश परंपरा जो आप बनाते हैं, मुख्य रूप से आप आज भी जाते होंगे तो जब खेत का लेना होता है मालिकाना हक, तो आपको कई बार दिखाना पड़ता है जहाँ पर विवाद होता है वहाँ पर वंशावली। तो इसी वंशावली का हिस्सा हैं हम सभी एक ही मनुष्य से इस धरती पर इतने ज़्यादा हुए हैं, ये माना जाता है। अब इसी को गोत्र क्या है ये समझने में आगे आपको और इंटरेस्ट आने वाला है, इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर आप देखिएगा। गोत्र कितने होते हैं इससे पहले ये समझते हैं, फिर आपको और इस पर चर्चा करते हुए बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। हमारे ग्रंथों के अनुसार हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं। मुख्य रूप से सप्तर्षियों के नाम के आधार पर 7 गोत्र का प्रचलन हुआ, और ये 7 जो ऋषि थे वो कौन थे? अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। और 8वां गोत्र जो है वो अगस्त्य को इसमें जोड़ा गया बाद में। आंकड़ा ये फिर बाद में बढ़ता चला गया, लेकिन छोटे स्तर पर साधुओं से जोड़ करके देखा जाए तो वर्तमान समय में कुल जो गोत्रों की संख्या हो गई है वो 115 पार कर गई है। सभी गोत्र समान होते हैं, इसमें कोई बड़ा गोत्र या फिर छोटा गोत्र नहीं होता है। सभी गोत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। खास बात यही है कि लोगों को कन्फ्यूजन है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति क्या है और गोत्र क्या है। तो गोत्र ये इंडिकेट करता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक ही जगह से आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गोत्र। जो ये आप देखते हैं जातीय भेदभाव, वो अगर गोत्र को समझ लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कुछ है ही नहीं। ये भी, इस पर भी एक आप अगर कमेंट करेंगे तो डिटेल वीडियो बनाएंगे कि वर्ण व्यवस्था है क्या चीज़, जो कि इतना आज हम सभी हेट करते हैं, एक दूसरे को बहुत सारे लोग करते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो हम जरूर उस पर एपिसोड बनाएंगे। और आपकी समझ में क्या है वो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि जातिगत व्यवस्था आपको लगता है कि क्या है वर्ण व्यवस्था। सभी गोत्र में ब्राह्मण भी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी गोत्र में क्षत्रिय भी होते हैं, सभी गोत्र में वैश्य भी होते हैं और सभी गोत्रों में शूद्र भी होते हैं। तो इससे ये समझ आ जाता है कि जब गोत्र सेम है यानी कि समान है, एक ही घर में ये तीनों हो सकते हैं। अब इससे आप और थोड़ा सा क्लोज चले गए होंगे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये एक ही घर में हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्मिक रूप से वर्ण व्यवस्था में जुड़े, यानी कि किसी को समाज को संबोधित करना है, किसी एक व्यक्ति को संबोधित करना है तो आप कैसे संबोधित करते हैं? उसके कार्य के अनुसार, जो वो कार्य करते हैं उस आधार पर आप उनको संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार्य करता है लकड़ी का तो उसको आप बढ़ई कहते हैं। तो इसमें छोटे बड़े वाला कोई भाव ही नहीं था। पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य करते थे उनको ब्राह्मण
कहा गया। जो समाज की भूमि की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय हुए, सबका अपना उतना ही इम्पोर्टेंट महत्व है। आप ये नहीं कह सकते एक गाड़ी में कि जो हैंडल में लगा हुआ स्क्रू होता है या नट होता है जो कि हैंडल को वहाँ पर लगाता है, स्टैंड करता है, उसका महत्व कम है। जैसे ही आप वो हैंडल निकालते हैं, जैसे ही वो आप नट निकालते हैं, वो गाड़ी बेकार हो जाएगी, स्टीयरिंग से कंट्रोल खो जाएगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से समाज में हर एक वर्ण उतना ही महत्वपूर्ण है, किसी का कार्य कुछ और किसी का कार्य कुछ और। तो ये आज भी होता है, हम सभी जो कार्य करते हैं, जो सीखते हैं वही करते हैं। तो इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा विवाद होना ही नहीं चाहिए और सभी को अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए, या फिर जो कार्य अच्छा लगता है उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। बस इतनी सी बात रहे। और इसके बाद आगे बढ़ें तो इसमें गोत्रों की कुल देवियां भी हुई। अब इसमें भी कई लोग करते हैं क्या कि वो बोलते हैं कि हमारा गोत्र सर्वश्रेष्ठ है। गोत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाली बात नहीं है। ये एक याद रखने की बात है कि हमारे पूर्वज जो है, जो बेस्ट काम किए, जिन्होंने कुछ समाज को दिया, जिन्होंने नाम अर्जित किया, उनकी हम संतान हैं, उनसे प्रेरणा लें और उस प्रकार के कार्य को करें आगे चल करके। तो ये जो 7 गोत्र हमने बताए, ये ईश्वर की संतान में से माने जाते हैं, जो कि ऋषि थे और उन्होंने हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया, वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी कि वहाँ से मानव जाति का विकास होना स्टार्ट हुआ और ज़्यादा होते गए। तो इसीलिए ये हो गया कि सभी एक एक ऋषि के संतान हैं और उनको याद रखा जाने लगा। अब बात करते हैं कि गोत्रों में विवाह की स्थिति क्या है और क्यों एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। 7 गोत्र का प्रचलन सप्तर्षि, यानी कि मैंने आपको बताया अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र से ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ ये सभी चीज़ें जो हैं बढ़ते गए और एक समान वाले गोत्र आगे चल के किसी एक ही ऋषि की संतान होने के कारण भाई बहन समझे जाने लगे। जैसे कि आज भी होता है, हम एक माता पिता से जन्म लेते हैं तो भाई बहन होते हैं। तो जब आप उतने ऊपर जाते हैं तो गोत्र ही इस बात को समझा सकता है कि आप भाई बहन के रिश्ते में आ सकते हैं। मुख्य रूप से यही कारण है कि एक समान गोत्र वाले स्त्री पुरुष का विवाह नहीं करना चाहिए और ये माना जाता है। आज के साइंस को भी देखिएगा तो कहा जाता है कि अगर आप सेम ब्लड ग्रुप वाले से शादी करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। और आप जानते होंगे कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी में से एक संतान का होता है, और जब एक ही ऋषि के संतान हैं तो गोत्र व्यवस्था भी उसी चीज़ को ऋषियों ने पहले समझा और इस बात को बता दिया, समझा दिया। जैसे कि बहुत सारे इलाज आप जानते हैं कि जैसे नीम वगैरह का उन्होंने बताया कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक ऐसे ही गोत्र को भी बता दिया कि आपका बच्चे जो हैं साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप बराबर यानी कि एक ही ब्लड ग्रुप में शादी कर देते हैं और उससे बच्चा होता है तो विकलांग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं होगा। ठीक इसीलिए गोत्र में भी सेम यही व्यवस्था है और इसी बात को पहले से ही बता दिया और इसीलिए बहुत लोग पालन कर सकें उसको समझाया गया। कुछ समय तक तो उस पर दंड विधान भी किया गया। एक ही गोत्र में विवाह न करने के पीछे एक कारण ये भी है कि एक ही गोत्र में विवाह करने से संतान में आनुवंशिक दोष आने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि मेडिकल साइंस भी यही कहता है। संतान में शारीरिक गुण, व्यवहारिक गुण, उनमें कुछ नया नहीं आ पाएगा, यानी कि जो संतान बराबर के ब्लड ग्रुप वाले एक ही गोत्र वाले से उत्पन्न होगी उसका विकास भी बहुत अच्छे से नहीं होगा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं आ पाएगा। इसी कारण से जो लोग माता पिता को पहले से रोगी देखे हैं, यानी कि जो रोग रहता है जैसे कि शुगर है तो बच्चे को भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो रोग बच्चे को भी हो जाएगा। हाँ, अगर बात करें कानून की दृष्टि से तो कानून गोत्र जाति धर्म को नहीं मानता है, इसीलिए कानून इस रूप से बाधित नहीं करता है। लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि एक ही ब्लड ग्रुप वाले से शादी मत कीजिए, नहीं तो बच्चे सही नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही आप इस बात को भी समझिए कि गोत्र व्यवस्था भी वही बात कहता है। अब चूंकि गोत्र जो है पहले से है तो गोत्र प्रमाणिक इसीलिए ज़्यादा नज़र आता है। साइंस आज का उसको प्रमाणित करता है कि हाँ बात सही है। मुख्य रूप से हमारा गोत्र
का प्रयोग विवाह संबंध स्थापित करते समय और पवित्र कार्य यानी कि धार्मिक कार्य, हवन, यज्ञ, ये सब करने में ही काम आता है। आप ध्यान देते होंगे कि ज़्यादातर जो गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो लड़के लड़की का गोत्र देख करके शादी करते वक्त ही किया जाता है और उसका जानना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे याद रख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई मुंबई बस गया, कोई दिल्ली बस गया, कोई और कहीं है, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वो एक ही हैं? तो उस समय तो कोई ब्लड टेस्ट का लैब था नहीं, तो ये एक अच्छी चीज़ पहल थी ताकि आप कहीं भी रहें गोत्र से पता चल जाएगा कि आप एक ही माता पिता के संतान हैं, तो भाई बहन हो गए, या फिर आपका ब्लड ग्रुप लगभग वही होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने अगली पीढ़ी को भी अपने गोत्र के बारे में बताएं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अपना गोत्र हम कैसे पता करें। ये आपका सवाल हो सकता है और इसीलिए शायद आप यहाँ जुड़े हुए भी हैं। आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी है। लाइक एक कर दीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा। वीडियो बनाने के लिए हम मेहनत करते हैं ज़रूर, और उम्मीद आपसे बस इतनी करते हैं कि लाइक, शेयर और कमेंट अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने गोत्र के विषय में एक व्यक्ति को जानने की जानकारी उनके परिवार से जो बड़े बूढ़े हैं उनसे मिलती है। बड़े बूढ़े आपके गांव के आसपास जो भी हैं उनसे जाकर के पता कीजिए। यानी कि आपके माता पिता फॉर एग्जांपल आकर के मुंबई, दिल्ली किसी बड़े सिटी में बस गए हैं और आपको अब पता नहीं है गोत्र के बारे में, तो क्या कीजिए, उनसे कहिए कि वो कौन से गाँव से आए हैं। उस गाँव में जो बड़े बुजुर्ग रहते होंगे उनसे पता कीजिएगा, तो आपको गोत्र का पता चल जाएगा। और ये बात हमने आपको पहले ही बताया, ध्यान रखिएगा। एक ही गोत्र में ब्राह्मण भी हो सकते हैं, एक ही गोत्र में क्षत्रिय हो सकते हैं, एक ही गोत्र में वैश्य हो सकते हैं, और वहीं गोत्र शूद्र का भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई बात ही नहीं उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं, अगर आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं या फिर आप लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि आपको कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए अपना। जी हाँ, जिनको भी पता नहीं होता है उनको कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि के सबसे ज़्यादा संतान हुए, इसलिए मान लिया जाता है कि जिनको नहीं पता है उनका गोत्र जो है वो कश्यप है। लेकिन अगर आपको डिटेल और सही पता करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए और अगली पीढ़ी को भी जरूर बताइए। आपको कैसा लगता है गोत्र व्यवस्था? आपको अपने गोत्र के बारे में पता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पता है तब तो जरूर बताइए और अपनी जगह के अनुसार बताइए, यानी कि अपने गांव का नाम लिखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और अपने नाम के बाद गोत्र भी लिखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई भाई बंधु बाहर शहर में रहता हो, दूसरी जगह रहता हो, वो जानना चाहता हो, उसे नहीं पता है, तो मैं भी आपका कमेंट देख करके उसको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जरूर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी पता चले, और इसमें भागीदारी लेते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके। गोत्र व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था को भी समझा देता है आसानी से, कि वर्ण व्यवस्था जो है वो एक कार्मिक यानी कि कर्म के आधार पर बनाया गया है। किसी को भी जब भी आपको संबोधित करना होगा तो क्या करेंगे, आप कुछ तो ढूंढेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल लोटा या फिर ग्लास है, उसको एक नाम तो देना पड़ा, बल्ब का आविष्कार हुआ तो एक नाम तो देना पड़ा। ठीक ऐसे ही जाति व्यवस्था भी एक सूचक है बस कि ये कार्य आप करते हो। तो कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, बस सिंपल सी बात है कि कार्य आप क्या करते हैं उसी आधार पर आपको संबोधित किया गया है, बस इतनी सी बात है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से बनाते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल।